फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए सभी एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले टॉपिक हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो सभी एग्जाम से तो काफ़ी यूजफुल एवं सेलेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के प्रश्नों को। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा वर्ड समूह सघोष एवं महाप्राण में शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हा एक ऐसा वर्ड है जो सघोष एवं महाप्राण दोनों में शामिल होता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि जिह्वा की स्थिति या भाग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है। क्वेश्चंस पूछा गया है जिह्वा की स्थिति के आधार पर और उसका जो पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है कि मध्य स्वर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी में आता है आ एक ऐसा वर्ड है हिंदी वर्णमाला का जो जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि संयुक्त व्यंजनों का निम्न में से कौन सा समूह असंगत है, यानी संगत असंगत नहीं है, हाँ है। इन वर्डों पे अवश्य ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन वर्डों के चलते कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है असंगत वर्ड पूछा गया है। चार वर्ड दिए गए हैं जो चारों के चारों क्या है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इनमें से एक का जो जोड़ा है पेयर है वो क्या है गलत है। देखिए यहाँ पे जो छा वर्ड है, जो छा वर्ड का और सा से मिलकर बनता है ये बिल्कुल सही है। अगर सा में भी हम हलंत लगा देते हैं तो इसके पीछे आ और लगा सकते हैं। उसी प्रकार जो त्रा वर्ड है ये भी सही है, आधा हलंत का ता है इसमें और रा है, और प्लस अगर रा में भी हलंत लगाते हैं तो इसके पीछे भी हम आ लगाकर इसको बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर है ज्ञा है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है क्योंकि जो ज्ञा वर्ड है इसमें जो जा है इसमें हलंत आता है, उसके अलावा यहाँ पे या आता है, या की जगह पे क्या आता है या वाला ये वाला या आता और फिर उसके बाद में प्लस आ आता और आगे जा आता। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो असंगत समूह है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी का जो सरा है ये भी सा और रा से मिलकर बनता है, ये भी सही वर्ड है, और ये भी संयुक्त व्यंजन का जो पेयर है ये भी सही है और ये भी सही है। जो असंगत है गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्णों के उच्चारण कालमान को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मात्रा, यानी मात्रा को वर्णों का उच्चारण कालमान कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषाएं भी खूब वर्णमाला से संबंधित पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट परिभाषा ली है हमने। देखिए इसका कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह कथन किसका है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्वीट ने ये कथन दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुनासिक का संबंध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको बता दें इसका चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका संबंध नाक और मुख दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन है, तो याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि हिंदी में जो वर्णों की कुल संख्या होती है 52 होती है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में मानक वर्ड कितने होते हैं, कि हिंदी के जो मानक वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है, तो मानक वर्णों की संख्या होती है 56। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्णों की जो संख्या होती है वो 44 होती है। तो याद रखना है कुल वर्ण होते हैं हिंदी में 52, मानक वर्ण होते हैं 56 और मूल वर्ण होते हैं 44। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, और चारों कौन कौन से जो मूल स्वर हैं वो माने गए हैं, उनकी संख्या है आ, ई, उ और री। इन चारों को हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर माना गया है।
बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कथन पढ़ने हैं, उनमें से सत्य कथन का मैं चयन करना है। तो पहले ऑप्शंस में दे रखा है ये सभी, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता। बी ऑप्शन पढ़ते हैं कि गोल वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है गोल वर्णों की संख्या 9 है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ताड़नजात व्यंजन वर्णों को स्वर रहित नहीं कर सकते। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से चूज करना है आपको सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये सभी, यानी जो चारों कथन दिए गए हैं ये चारों की चारों कथन क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर त्रा, जो त्रा अक्षर है ये था से पहले आता है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो त्रा वर्ड है वो ता के बाद में आता है और था से पहले आता है, यानी ता के बाद में आता है त्रा और था से पहले आता है। ये बात आपको याद रखनी हिंदी शब्दकोश के अनुसार। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाषा निर्माण की इकाइयों को क्रम पूछा गया है। सभी को पता होगा कि ध्वनि याद होती है सबसे पहले, ध्वनि के बाद में वर्ड होते हैं, वर्ड के बाद में अक्षर होते हैं, अक्षर के बाद में शब्द होते हैं और शब्द से क्या बनते हैं, पद बनते हैं, पद से उपवाक्य बनते हैं और उपवाक्य से वाक्य बनते हैं। यानी वाक्य क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो याद रखना है, इसमें देख लेना क्रम। शब्द के बाद ध्वनि दे रखा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। शब्द के बाद में वाक्य दे रखा है, फिर ध्वनि दे रखा है, ये गलत है। और ध्वनि वाक्य के बाद दे रखी है तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आ है एक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आ क्या है, स्वर है, समृद्ध स्वर है, वर्तुलित स्वर है, विव्रत स्वर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विव्रत स्वर। आ क्या होता है, एक विव्रत स्वर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि रा है एक, जो रा वर्ड है हिंदी वर्णमाला का ये क्या है, लुंठित वर्ड है, ताड़नजात वर्ड है या ये दोनों हैं या पार्श्विक वर्ड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रा क्या होता है, एक लुंठित वर्ड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिए कि जो ए है, आई है, वो किससे बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, कि जो आई है वो ऑप्शन नंबर बी यानी आ प्लस ए से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि आ और ई से मिलकर क्या बनता है, तो याद रखना है कि जो आ है और ई है इससे मिलकर ए बनता है और आ और ओ से मिलकर बनता है औ। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। और आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है ओ, ये बात याद रखनी है। तो आ प्लस ऊ से मिलकर बनेगा ओ और आ प्लस ओ से मिलकर बनेगा औ और आ प्लस ई से मिलकर बनेगा आई और उसी प्रकार आ प्लस ए से मिलकर बनता है ए। ठीक है, आई बनता है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवहा की संख्या कितनी है, यानी कुल मिला की बात है कि हिंदी वर्णमाला में जो अयोग्यवहा वर्ड हैं इनकी संख्या कितनी है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, यानी हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवहा वर्ड होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, जिनको हम कह सकते हैं अंग और आहा, यानी अंग और आहा, ये 2 वर्ड की जो ध्वनियां हैं ये किसकी होती है, अयोग्यवहा ध्वनियां होती हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, द्वित्व व्यंजन वाला वर्ड कौन सा है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव, यानी पल्लव शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला में उदासीन स्वर कौन सा है। ठीक है, देखिए उदासीन स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अपने ओठों को ज्यादा प्रयत्न ना करना पड़े, ओठ बिल्कुल नाम मात्र को हलचल करें, ऐसे वर्डों को उदासीन स्वर कहा जाता है। तो देखिए हमारी हिंदी वर्णमाला में केवल आ वर्ड ऐसा है जिसके उच्चारण में होठों का जो होठ होते हैं उनका उच्चारण करते समय होठ मामूली से कह सकते हैं हलचल करते हैं। इस कारण हिंदी वर्णमाला में आ वर्ड को क्या माना जाता है, उदासीन स्वर माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है आ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छा वर्ड है
कि छा वर्ड कौन सा है, तो इसका ऑप्शंस आपके सामने चारों हैं, अल्प प्राण है, महाप्राण है या अघोष है। तो आपको बता दें कि जो छा वर्ड होता है वो महाप्राण भी होता है और अघोष भी होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो देखिए जो नुक्ता लगा होता है जिन वर्णों में, वो सभी क्या होती हैं, उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शंस आपके सामने है। केवल पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जिसमें नीचे नुक्ता लगा हुआ है जो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और उत्क्षिप्त ध्वनियों को, जो उत्क्षिप्त ध्वनियों को हम क्या कह सकते हैं, ताड़नजात भी कह सकते हैं और इसके अलावा द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि रा के कितने रूप होते हैं। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। यानी रा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। तीनों रूपों की हमने यहाँ पे आपको विश्लेषण कर दिया है। आपको याद रखना है कि पहला रूप होता है पदेन रूप, जो क्रम, प्रकाश, प्रदूषण, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रम में जो रूप दे रखा है, क्रम में दे रखा है, प्रकाश में रा आ रहा है, प्रय में रा आ रहा है। तो ये जो रूप होता है ये पदेन रूप होता है रा का। और एक सामान्य रूप होता है जिसमें हम सीधे सीधे रा 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 यानी सीधे सीधे रा को लिखते हैं। और एक रूप होता है इसका रेफ रूप, जो क्या होता है आधे रा के रूप में ऊपर उड़ता है, जिस जो पर्व में वा आ रहा है, धर्म में आ रहा है और माँ में आ रहा है। ये क्या होता है, रा का रेफ रूप होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख के खुलने के आधार पर अर्धविवृत वर्ण कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में अर्धविवृत स्वर कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आ, ऐ और औ। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो क्या होते हैं, अर्धविवृत स्वर होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी कुल मिला कह सकते हैं स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है, या हम कह सकते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो यानी उनकी संख्या पूछी गई है यहाँ पे। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। कि हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और वो चारों वर्ड कौन कौन से होते हैं, एक होता है चा, दूसरा होता है छा और तीसरा होता है जा और चौथा होता है झा, ठीक है। ये चारों वर्ड हिंदी वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी वर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में उत्पत्ति क्रम के अनुसार अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न में उत्पत्ति क्रम के आधार पर आपको अंतस्थ व्यंजन वर्णों के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पत्ति क्रम के अनुसार जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो उनका क्रम होता है या, वा, रा, ला। लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रक्रिया क्रम के आधार पर, कि प्रक्रिया क्रम के आधार पर अंतस्थ व्यंजन वर्ड होते हैं उनका क्रम क्या है, तो प्रक्रिया क्रम के आधार पर उनका क्रम होगा या, रा, ला और वा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में या और वा को क्या कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है ईश द्विवृत ध्वनियां, अर्धस्वर ध्वनियां। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ए और वी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और वी दोनों इसका सही आंसर है। या और वा को ईश द्विवृत ध्वनियां और अर्धस्वर ध्वनियां भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में अंग के बाद कौन सा वर्ण आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है हिंदी शब्दकोश का जो सबसे पहला अक्षर है वो सबसे पहला अक्षर अंग ही होता है। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी शब्दकोश का सबसे पहला अक्षर कौन सा है, अंग ही होता है। अंग के बाद में आ आता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आ, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में, ठीक है, अंग के बाद में आता है आ वर्ण। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में छा से पहले कौन सा वर्ड आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, का वर्ड, ठीक है। यानी का के बाद में क्या आता है, हिंदी शब्दकोश को अगर हम देखें, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम देखें तो सबसे पहले का आएगा, का के बाद में छा आता है, फिर खा आता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में त्रा से पहले कौन सा वर्ड आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
त्रा वर्ड से पहले कौन सा वर्ड आता है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ता। तो याद रखना है, ता के बाद में त्रा आता है और त्रा के बाद में था आता है हिंदी शब्दकोश के वर्णों के क्रम के अनुसार। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। हमारा अगला क्वेश्चंस है कि हा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकल क्या होता है? हा वर्ड का उच्चारण स्थान होता है। वैसे हा वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ को माना गया, लेकिन कंठ का भी एक भाग होता है काकल्य, ठीक है, कंठ का एक भाग होता है काकल्य, उस काकल्य नामक स्थान से हा वर्ड का उच्चारण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि जो वर्ड ना तो स्वर के योग को वहन करते हैं और ना ही व्यंजन के योग को वहन करें, फिर भी भाषा में जिनका योग हो तो कहलाते हैं, तो याद रखना दोस्तों, ऐसे वर्णों को कहते हैं अयोग्यवाहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोग्यवाहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं आपको स्वनिम, ध्वनिग्राम, रूपिम, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो याद रखना है कि जो स्वनिम और ध्वनिग्राम दोनों एक ही चीज होती हैं। ये क्या होती है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है भाषा की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है? तो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है दोस्तों रूपिम और रूपग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस बात को यहाँ पे याद रखना कि भावार्थ के आधार पर पूछा जा रहा है, तो भावार्थ एक सेंटेंस में ही निकलता है किसी बात का, तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक इकाई होती है, यानी भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा की सबसे बड़ी या बृहत्तम इकाई कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य। वाक्य भाषा की क्या होती है? सबसे बड़ी इकाई होती है या बृहत्तम इकाई होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्याकरण का सबसे बड़ा अंग माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ या सार्थकता के आधार पर, अभी हमने किसके आधार पर पढ़ा था? भाव के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्थ या सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी श्रव्य एवं लिखित इकाई कौन सी है, जिसको हम सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ऐसी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, शब्द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी, लघुत्तम और निम्नतम इकाई कौन सी है? यानी भाषा की सबसे छोटी, लघुत्तम या निम्नतम इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। और दोस्तों जो ये सीरीज आप पढ़ रहे हो इन क्वेश्चंस की जो सीरीज है, ये सीरीज की जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है, ये आपको प्रोवाइड कराई है हैप्पी कंपटीशन एकेडमी से सौरभ सर ने। और हम उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि श्रवणीयता व दर्शनीयता सामान्य गुण है। तो याद रखना कि श्रवणीयता व दर्शनीयता सामान्य गुण होता है। चारों ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।